हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही हम ये भी जानेंगे इसका प्रथम नगर हड़प्पा है और आखिर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। साथ ही हम इस समय के सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे, कैसे लिपियों का प्रयोग होता था, जो मकान बनाए जाते थे उसमें ईंटों का अनुपात क्या था और पवित्र पशु क्या थे, वर्ग क्या थे। साथ ही क्षेत्रफल और इसके विस्तार के बारे में भी डिटेल में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर आपने पूरी देख ली तो आप कहेंगे भैया फिर हम इसे कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से आपको मैंने सारी चीजें बताई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। पार्ट 11 वीडियो है, यानी कि प्राचीन भारत जो सीरीज चल रही है वो 10 वीडियो इसके पहले बन चुके हैं। अब हम आते हैं टॉपिक पर। तो अगर हम बात करें तो पहले इसके नाम के बारे में आप जानिए कि नाम इसका सिंधु घाटी सभ्यता है और इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, पहले हम ये जानें। तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये जो सभ्यता है इसके अधिकांशतः जो नगर हैं जो आप आगे पढ़ेंगे वो क्या थे, सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। और सिंधु नदी किनारे के स्थित होने के कारण इसका नाम क्या कहा गया, सिंधु घाटी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सिंधु नदी और सिंधु घाटी सभ्यता। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो जो हड़प्पा सभ्यता है, यानी कि जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसकी खोज कैसे हुई। तो अगर हम बात करें इसकी खोज के बारे में, तो सर्वप्रथम 1856 में क्या हुआ था कि कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। यानी कि कराची से लाहौर तक क्या किया जा रहा था, रेलवे लाइन यानी रेल की पटरी बिछाई जा रही थी। और उसी समय क्या हुआ प्यारे साथी कि इन्हें रेलवे लाइन बिछाते वक्त जहां बिछाई जा रही थी वहीं पर जब थोड़ा कंस्ट्रक्शन होता है ना, जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है, तो वहीं पर इन्हें पुरातात्विक स्रोत मिले। किसके, सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के वहां से कुछ साक्ष्य मिले, यानी कि कुछ ऐसे कह सकते हैं खंडहर टाइप के घर प्राप्त हुए या कुछ चीजें प्राप्त हुई। तो उसके लिए दो लोग आए, जो दो लोगों का नाम है, एक थे जॉन ब्रिटन, दो भाई थे, एक थे जॉन ब्रिटन और एक थे आपके विलियम ब्रिटन। आप लिख लीजिएगा, जॉन ब्रिटन तथा विलियम ब्रिटन, ये दो भाई थे और ये एक पुरातत्व वेता थे। और इन्होंने यहाँ से वो साक्ष्य प्राप्त किए थे जो हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त हुए थे। तो अगर हम कहा जाए तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो थोड़े से साक्ष्य मिले थे वो 1856 में मिले थे, जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो जो दो भाई थे ये गए थे वहां पर, जब स्रोत के कुछ अंश मिले तो इन्होंने वहां की खुदाई की। उनका नाम था जॉन ब्रिटन तथा विलियम ब्रिटन। तो यह 1856 में हमें मतलब जानकारी मिली कि हड़प्पा सभ्यता कुछ है, यानी इसकी पूर्णतया खोज नहीं हुई थी, बस हमें जानकारी मिली थी। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है इसका प्रथम नगर कौन सा है। अगर हम बात करें, प्रथम नगर आपका है हड़प्पा। क्या है प्यारे साथी, हड़प्पा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता का क्या मिला था, थोड़ा सा साक्ष्य मिला था, लेकिन जो नगर मिला यानी कि बड़ा एरिया जिसमें हजारों लोग रहते रहे होंगे, लाखों लोग रहते रहे होंगे, तो जो नगर प्राप्त हुआ वो पहला नगर था हड़प्पा प्यारे साथी। और ये जो हड़प्पा है इसकी खोज कब हुई थी, तो आप लिख लीजिएगा प्यारे दोस्त, इसकी खोज सन 1921 में, 1921 ईस्वी में किसने की थी प्यारे साथी, दयाराम साहनी ने की थी। आपने पढ़ा भी होगा कहीं पर, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी प्यारे साथी, हड़प्पा की। तो अगर हम बात करें तो जो पहला नगर है उसकी खोज किसने की थी, तो पहला नगर आपका हड़प्पा है और इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यानी हम कह सकते हैं दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, दयाराम साहनी ने खोज की। अगर हम बात करें कि आखिर ये जो आपकी सभ्यता है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये प्यारे साथी जो आपकी नदी है ये आपकी है रावी नदी। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। आप लिख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। और किस जगह पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान के मांट गोमरी जिला में स्थित है। आप लिख लीजिएगा, ये मांट गोमरी
मांटगोमरी जिला में स्थित है, जो कि वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। जब इसकी खोज हुई थी तब ये भारत में ही था, लेकिन विभाजन के बाद क्या हुआ कि ये पाकिस्तान में अब इसका हिस्सा आता है। मैंने आपको बताया प्यारे साथी कि जो एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रथम साक्ष्य मिले थे वो 1856 ईस्वी में मिले थे, और ये कराची से लाहौर तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ पर थोड़े साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और जिसका मतलब उत्खनन किसने किया तो वो जॉन ब्रिटन तथा विलियम ब्रिटन ने इसका उत्खनन किया था। लेकिन अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर कौन सा था, तो वो था प्यारे दोस्त आपका प्रथम नगर जो एक नगर प्राप्त हुआ वो था हड़प्पा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर कौन सा है, तो आपको लिखना है हड़प्पा। और फिर पूछा जाएगा कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो हड़प्पा की खोज सन 1921 में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं क्योंकि पहला नगर ये था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष रूप से खोज माना जाता है 1921 में ही। लेकिन उसके पहले थोड़ी अप्रोच हुई थी, थोड़े साक्ष्य मिले थे। अब आप ध्यान से समझिएगा, तो हड़प्पा जो नगर है इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और यह रावी नदी के तट पर स्थित है प्यारे दोस्त। कहाँ पर, मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में। तो इतनी बातें आपकी क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। तो इसके बारे में प्यारे साथी क्या है कि क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर कौन सा था, हड़प्पा था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्त आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जो मम्मी पापा का बड़ा बेटा होता है तो अक्सर लोग उसी के नाम से बुलाते हैं। जैसे आपका नाम रवि है तो कोई रिलेशन में आएगा या आपकी मम्मी ही होंगी तो रवि के पापा करके ऐसे बुलाएंगी। तो उसी तरीके से जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है इसका खोजा गया पहला नगर हड़प्पा है, और हड़प्पा कह सकते हैं एज अ बड़ा बेटा कह सकते हैं, इस तरह का है। इसीलिए जब पहला नगर खोजा गया तो उसका महत्व अलग होगा, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और कई विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं इसी में, तो आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें प्यारे साथी इसके क्षेत्रफल की, तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विशाल सभ्यता थी, यानी कि बहुत दूर तक फैली थी जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी। आप कंफ्यूज ना होइएगा, जब मैं हड़प्पा कहूँ, हड़प्पा सभ्यता कहूँ या सिंधु घाटी सभ्यता कहूँ तो ये दोनों एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल इसका कितना था प्यारे साथी, तो इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अगर एग्जैक्ट क्षेत्रफल की बात करें तो वो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये आपका क्षेत्रफल हो गया प्यारे साथी। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है और विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से भी एक है। प्यारे दोस्त अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कितना था, तो प्यारे दोस्त इसे हम 4 प्रकार से बता सकते हैं। जैसे मैप में आप देखते हैं कि उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, इसके बारे में। तो ऐसे ही हम प्यारे साथी यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इसके विस्तार की बात करें प्यारे दोस्त, तो मैं इसका विस्तार आपको अभी बता रहा हूँ। चलिए लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी बना लीजिए। थोड़ा मैं ऊपर करके बनाता हूँ, यहाँ पर स्पेस कम होगा, तो 2 मिनट रुकिए, मैं बना रहा हूँ। ये मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ, छोटे फिगर में नीचे जगह कम है, तो ऐसे आपको बना लेना है प्यारे साथी। तीर ऐसे जैसे मैप में आपका दिशा बताया जाता है उसी तरीके से आपको बना लेना है। अब अगर हम विस्तार की बात करें तो प्यारे दोस्त आपको पता होगा कि जो मैप होता है उसमें उत्तरी बिंदु आपका क्या होता है, ऊपर की तरफ, यानी कि जो आपका नॉर्थ होगा वो ऊपर की तरफ होगा। उसके बाद प्यारे साथी आपका क्या आएगा, साउथ आएगा, इधर आपका ईस्ट होगा और इधर आपका वेस्ट होगा, यानी कि जो आपका पश्चिम इधर है, पूरब इधर है, उत्तर इधर है और दक्षिण इधर है। अगर हम बात करें प्यारे साथी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी बिंदु था मेरे प्यारे दोस्त, उत्तरी बिंदु आपका देखेंगे तो उत्तरी बिंदु आपका यहाँ पर लिख लीजिए। उत्तरी बिंदु आपका क्या था, मांडा था। आपको आई होप नजर आ रहा होगा, मांडा आपका उत्तरी बिंदु था जो कि लद्दाख में स्थित है। आप लिख लीजिएगा कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और यह किस नदी के तट पर स्थित है प्यारे दोस्त, तो ये आपका चिनाब नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, चिनाब नदी।
आप लिख लीजिएगा, ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता है, उसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा है, जो लद्दाख में स्थित है और चिनाब नदी के तट पर। अगर हम बात करें इसका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो इसका सबसे पूर्वी बिंदु प्यारे साथी है आलमगीरपुर। आप लिख लीजिएगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और प्यारे दोस्त ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका यूपी में स्थित है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, और किस नदी के तट पर? तो ये आपका हिंडन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर प्यारे दोस्त? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, आप लिख लीजिएगा हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता थी, इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है दायमाबाद। दायमाबाद भी कहीं कहीं लिखा रहता है, या दायमाबाद भी आप लिख सकते हैं। क्या? दायमाबाद, दायमाबाद या दाइमाबाद, कुछ भी कह सकते हैं। और ये प्यारे साथी आपका एमपी या सॉरी एमपी नहीं, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। आप कह सकते हैं ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और किस नदी के तट पर? ये प्यारे दोस्त आपका प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। प्रवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है प्यारे साथी। अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, जो पश्चिमी बिंदु है, वो है प्यारे साथी आपका सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर आप नोट कर लीजिएगा, सुतकांगेडोर इसका नाम है। और प्यारे साथी ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें ये कहाँ स्थित है, तो प्यारे साथी ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। आप कह सकते हैं ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका पाकिस्तान में स्थित है प्यारे साथी, पाकिस्तान। वर्तमान समय में जब इसकी खोज हुई थी तब तो ये भारत में ही था, लेकिन जैसा आपको पता है विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही बड़ी सभ्यता थी। आपके क्षेत्रफल देखकर ही बता सकते हैं कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है आपका मांडा, जो लद्दाख में स्थित है। और किस नदी के तट पर? चिनाब नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो आपका सबसे पूर्वोत्तर कह सकते हैं पूर्वी बिंदु है, वो आलमगीरपुर है, जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो दायमाबाद या दाइमाबाद भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ये प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, महाराष्ट्र में। और जो आपका सुतकांगेडोर है वो दास्क नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में। तो ये तो आपका विस्तार हो गया प्यारे साथी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता थी, इसकी लिपि क्या थी? तो इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। क्या थी प्यारे साथी? इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। अब ये भाव चित्रात्मक क्या होता है? अब प्यारे साथी क्या हुआ कि जैसे आप कह सकते हैं कि भाव चित्रात्मक कहने का मतलब कि इस लिपि में क्या होता है कि जैसे हम कुछ लिखते हैं तो घर लिखना होता है तो घर लिख देते हैं, लेकिन इनको लिखना होगा तो ये घर बना देंगे। ऐसा कहा जाता है भाव चित्रात्मक, यानी कि अपने भाव को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना जिस लिपि में होता है वही होती है आपकी भाव चित्रात्मक लिपि। कहने का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा घर और मैं कहूँ मैं बना रहा हूँ घर, तो ये क्या है? इसमें अंतर है, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथी? ये आपका भाव चित्रात्मक लिपि हो जाएगी। मैं ऐसे आर्ट उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं बना देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर घर लिखा और यहाँ पर बना दिया घर। तो प्यारे साथी ये जो लिपि है, तो ये मेरे अंदर जो भाव आया उसे मैंने चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर लिया, और यही आपकी क्या है? भाव चित्रात्मक लिपि है। यही आपकी क्या है प्यारे दोस्त? भाव चित्रात्मक लिपि है। और आई होप आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो इस समय का समाज कैसा था? तो इस समय का समाज प्यारे साथी मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक कहने का क्या मतलब है? तो मात्र सत्तात्मक कहने का मतलब है प्यारे दोस्त कि जो आपके समाज के प्रमुख निर्णय थे वो महिलाएं किया करती थी। यानी कि मात्र सत्तात्मक इस समय का अगर आप देखेंगे तो पितृ सत्तात्मक है। कहने का मतलब कि घर के जो मुख्य डिसीजन होते हैं वो आपके पापा या घर में कोई बड़ा होगा पुरुष वही लेता होगा, चाहे दादाजी हो गए या पापा हो गए, जो मतलब सबसे ज़्यादा कमाता होगा या जो मुखिया होगा घर का वही होता था, वही होता है इस समय, क्योंकि पापा ही डिसीजन लेते हैं।
और लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, इस समय क्या था कि जो घर के जो डिसीजन होते थे या राज्य के कुछ भी जो डिसीजन होते थे समाज के, उसका निर्णय महिलाएं किया करती थी। आप सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी सभ्यता और उस समय महिलाओं को इतनी छूट थी। जी हाँ, उस समय थी सारी छूटें। ये धीरे धीरे जब क्या होती हैं कि उसमें विकृतियां आने लगती हैं धर्म में या समाज में, धीरे धीरे आप देखेंगे वैदिक काल में फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें महिलाओं से सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे विकृतियां आने लगी। लेकिन पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो महिलाओं को बहुत उच्चतम दर्जा प्राप्त था। कहने का मतलब इतनी पुरानी सभ्यता, और इस सभ्यता में मात्र सत्तात्मक, कहने का मतलब जो प्रमुख निर्णय है समाज के, प्रमुख निर्णय महिलाएं करेंगी। महिलाएं किया करती थीं निर्णय। कौन किया करती थी? महिलाएं किया करती थी। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो प्यारे दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, ऑप्शन दे देगा पितृसत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना किसमें है? मातृ सत्तात्मक में लगाना है। तो प्यारे दोस्त, आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्त, जैसे लोग रहते थे तो घर में रहते थे, तो एक प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में अधिकतर, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, किसी भी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, जीडी, या आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, इसमें जो घर बनते थे इनमें ईंटों का अनुपात क्या था। तो इनमें प्यारे साथी ईंटों का अनुपात की बात करें तो इनके ईंटों का अनुपात 4:2:1 का अनुपात था। प्यारे साथी, जो ईंट थे आपके वो 4:2:1 के, यानी कि 4:2:1 के रेशियो में थे, यानी 4:2:1 के अनुपात में थे। अब ये क्या है तो इसे समझिएगा प्यारे दोस्त। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो आपका 4 है प्यारे साथी, ये आपका लंबाई को बताता है। ये आपका किसको बताता है? लंबाई को बताता है। जो आपका 2 है ये आपका चौड़ाई को बताता है, और जो आपका 1 है ये आपका किसको बताता है? ऊंचाई को बताता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि ईंट कुछ लंबा होता है, फिर चौड़ा होता है, और कुछ उसकी ऊंचाई यानी कि मोटाई होती है। वही आपको बताता है कि इस अनुपात में आपका क्या होता था? ईंट होता था। और इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? इस तरह के रेशियो को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल, बॉन्ड स्टाइल प्यारे साथी, यानी इस तरह के ईंटों के संयोजन को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल कहते हैं। कहने का मतलब कि जो ईंटों का अनुपात था वो 4:2:1 के अनुपात में था। लंबाई 4 के रेशियो में थी, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 के रेशियो में। और इसी तरह घर बनाए जाते थे, और घर जो थे, ईंट जो थे, वो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में बनाए जाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इस समय के कुछ पवित्र पशु थे जिनकी पूजा ये करते थे। पवित्र पशु कहने का मतलब उनकी पूजा की जाती है। जैसे इस समय आप देखेंगे तो गाय की पूजा की जाती है। गाय हमारी माता है, हम बचपन से ही जानते हैं। तो ऐसे ही इस समय भी कुछ पवित्र पशु थे जिनमें गाय भी शामिल होती थी। तो अगर हम बात करें कौन कौन से पवित्र पशु थे तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। प्यारे साथी, इसके पवित्र पशुओं में अगर हम बात करें तो पहला आप लिख लीजिए, एक तो था आपका कुबड़ वाला बैल। आपने देखा होगा कि कुबड़ वाला बैल क्या होता है? कि जिसका कुबड़ निकला हो, कुबड़ वाला बैल। कुबड़ यानी कि जो उसकी पीठ होती है उस पर खूब ऊंचा सा निकला होता है पीठ की तरह, वही क्या होता है? कुबड़ उसका कहलाता है। आप कभी भी बैल को देखेंगे तो पीठ पर क्या होता है? ऐसे ऊंचा सा बना होता है। तो जो कुबड़ वाला बैल होता है उसकी वह लोग पूजा करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो कुबड़ वाले बैल को पवित्र पशु मानते थे और उनका पूजा पाठ भी किया जाता था। आप देखेंगे आगे सिक्कों में भी उनका चित्रण मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा प्यारे साथ है श्रृंग युक्त पशु। अब श्रृंग युक्त पशु कहने का मतलब क्या है प्यारे साथी? श्रृंग मिथ होता है आपका, जो श्रृंग है, श्रृंग मीन्स होता है आपका प्यारे साथी सींग, यानी जितने भी सींग वाले पशु थे वो क्या थे? पवित्र पशु माने गए थे और उनकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। जैसे गाय है, 2 गाय की सींग होती है तो वो पवित्र पशु माना गया। बैल है तो जिनकी सींग होगी वो पवित्र पशु माने जाते थे। कहने का मतलब जैसे हिरण भी ले लीजिए, जो 12 सिंगा कह सकते हैं, तो वो क्या है? सींग है। तो जो श्रृंग युक्त पशु थे उन्हें पवित्र पशु माना गया और कुबड़ वाले बैल को भी पवित्र पशु माना गया था। उनका
पूजा भी किया जाता था। अब चलिए बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था, वो कितने वर्गों में विभाजित था। प्यारे दोस्त, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। आप लिख दीजिएगा कितने वर्गों में, 4 वर्ग में विभाजित था। अगर हम बात करें कौन कौन से वर्ग थे, कोई भी समाज होगा जैसे आज बहुत सारी जातियां होती हैं वैसे तब भी रही होंगी, लेकिन उतना नहीं थी, तब कर्म के आधार पर होता था। अगर हम बात करें कि वो 4 वर्ग कौन कौन से थे, तो पहला वर्ग आपका था प्यारे साथी जो था आपका विद्वान वर्ग। विद्वान वर्ग यानी कि जो पूजा पाठ कराते थे, यानी कि जो थोड़ा पढ़ते लिखते थे या पूजा पाठ कराते थे ऐसा माना जाता है, वो विद्वान वर्ग थे। दूसरा अगर हम बात करें तो योद्धा वर्ग, यानी कि जो सैनिक थे, यानी कि जो युद्ध में लड़ा वड़ा करते थे, उन्हें क्या कहते थे, योद्धा वर्ग में रखा गया था। कर्म के आधार पर किया जाता था। तो विद्वान जो पूजा पाठ कराते थे या राज्य संबंधित सलाह वलाह दिया करते थे राजा को, उन्हें विद्वान की श्रेणी में रखा गया। दूसरा जो युद्ध में सहायता करते थे, युद्ध लड़ते थे या राजा के यहाँ काम करते थे, जो सैनिक थे, वो योद्धा वर्ग में रखे गए। फिर आपका क्या था प्यारे साथी, व्यापारी था। व्यापारी वर्ग कह सकते हैं कि जो व्यापार करते थे उन्हें हम व्यापारी वर्ग कहते हैं। और फिर चौथा जो आपका था वो था आपका श्रमिक वर्ग, यानी कि जो मजदूरी यानी कि जो काम करते थे, मेहनत जो करते थे, वो श्रमिक वर्ग कहलाते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, इसका समाज कितने वर्गों में विभाजित था, तो आप फटाक से बताएंगे 4 वर्गों में। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा श्रमिक वर्ग। चलिए अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में। आपको जैसा पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन करा गया, अगर हम बात करें कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो वो थे जैसा कि मैंने आपको बताया था दयाराम साहनी। इसकी खोज 1921 में हुई थी, सन 1921 में। और ये कहाँ पर स्थित है, मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है, जो हमारा हड़प्पा है। अगर हम बात करें कि हड़प्पा से प्राप्त कौन कौन से साक्ष्य थे, जो इसका प्रथम नगर था वो क्या था, हड़प्पा। तो इसमें हम जानेंगे कि हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से थे। तो अगर हम बात करें प्यारे दोस्त कि हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुई, तो पहला साक्ष्य यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हो, यानी कि एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई। कहने का मतलब क्या प्राप्त हुआ, एक मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें एक स्त्री थी, यानी महिला थी, जिसके गर्भ से क्या निकल रहा था, पौधा निकल रहा था। और ऐसा माना जाता है कि स्त्री के रूप में धरती माँ को रिप्रेजेंट किया गया है, उनके गर्भ से क्या निकल रहा है, पौधा निकल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे दोस्त तो साक्ष्य क्या और साक्ष्य क्या थे, जैसे 6 अन्नागारों का 2 समूह प्राप्त हुआ था। यानी कि हड़प्पा से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुई, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से अन्नागार प्राप्त हुई। तो आपको ऑप्शन मिलेगा मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और लोथल, और कह सकते हैं यहाँ पर हड़प्पा। तो आपको हड़प्पा में लगाना है क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। ये हड़प्पा जो शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, उससे प्राप्त क्या हुआ था, अन्नागार। और इसमें 6 अन्नागारों का समूह प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें अन्नागार क्या होते हैं, तो अन्न मिश्र होता है, जो आपका अनाज होता है, और गार यानी कि जहां पर संग्रह किया जाए, यानी कि अनाज के भंडार को हम क्या कहते हैं, अन्नागार कहते हैं। यानी कि अनाज को जहां पर रखा जाता है, जो भंडार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अन्नागार कहते हैं। और यहीं से हमें 6 अन्नागारों का 2 समूह प्राप्त हुआ था। हमें मुखौटे यहाँ से प्राप्त हुए थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुखौटे किस शहर से प्राप्त हुए थे, सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से, तो हड़प्पा से ही प्राप्त हुए थे मुखौटे। इसके बाद अगर हम बात करें जौ तथा गेहूं की भूसी हमें यहाँ से प्राप्त हुई थी। इसके बाद प्रमुख में देखा जाए तो ये वाला बहुत प्रमुख है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला भी हो गया जो अन्नागार वाला है। फिर आप देखिए खरगोश चित्र वाली मुद्रा जो है आपकी, वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो आपको हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। श्रमिक आवास कहाँ से प्राप्त हुआ था, हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस नगर से श्रमिक आवास प्राप्त हुआ, तो वो था आपका हड़प्पा सभ्यता। श्रमिक आवास क्या होता है कि जहां पर जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं, जो दिन भर काम करते हैं, उनके लिए आवास, यानी वहीं पर रहते थे, सोते थे, मतलब खाते थे और रहते थे। इसके बाद कहते हैं, अगर हम बात करें इसके बाद, तो RS-37 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब्रिस्तान आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। ये भी आपका कहाँ से प्राप्त हुआ था प्यारे साथी, हड़प्पा शहर से प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता, विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता कौन सी थी, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता थी प्यारे साथी। और यहाँ से हमें RS-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के
किस नगर से RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ? तो वो था आपका हड़प्पा। लकड़ी की ओखली की बात करें, हमें यहाँ से प्राप्त हुई लकड़ी की ओखली। आप देखते होंगे कि एक लकड़ी की ओखली अक्सर आप देखते होंगे किसी की शादी वादी होती होगी तो वहाँ पर लकड़ी की ओखली होती है जिससे धान खूंदा जाता था और फिर चावल निकलता था। धान आप जानते होंगे उसे खूंदा जाता है लकड़ी की ओखली से, फिर क्या निकलता था? पुराने समय में चावल या कुछ भी जो काम होते थे वो लकड़ी की ओखली से किए जाते थे। तो लकड़ी की ओखली हमें हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा से प्राप्त हुई। इसके बाद अगर हम बात करें शवों के दफनाने के साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिले, आपसे पूछा जा सकता है शवों के दफनाने के साक्ष्य सर्वप्रथम किस नगर से प्राप्त हुए थे? तो वो था आपका हड़प्पा। और अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, तांबे की इक्का गाड़ी, तो तांबे की इक्का गाड़ी आपको हड़प्पा से ही प्राप्त हुई थी और ये प्रश्न बन भी सकता है। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा और इन्हें बार बार पढ़ते रहिएगा, आपको तैयार हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो कपास की खेती के साक्ष्य भी यहाँ से मिले थे और ऐसा माना जाता है कि कपास की खेती के साक्ष्य मिले होंगे तो इसके वस्त्र भी वो पहनते होंगे। आगे आपको और भी सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो ये जो प्रमुख साक्ष्य थे इनको मैंने आपको बता दिया है और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।